है तुमने? वो है ना गांव की सबसे सुंदर लड़की सांची, उसका ब्याह उसके घर वालों ने एक बूढ़े से कर दिया। उसके तो जवान बच्चे भी हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है और पूरे गांव में ये बात फैल गई है कि उसने अपने पति को मुंह भी नहीं लगाया, बल्कि उसका चक्कर अपने पति के जवान बेटे से ही चल गया। तौबा तौबा, कैसे कैसे दिन आ गए। आज की औरतें तो अपनी औलाद भी नहीं देखती। खैर, हमें क्या। दरअसल ये कहानी है सांची की। सांची गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ जानवी रहते थे। घर के हालात खराब थे, कोई कमाने वाला नहीं था। सांची थोड़ी बहुत सिलाई करके घर चलाने लायक कमा लेती थी। इसी सब के चलते जानवी हमेशा चिंता में रहती थी। माँ, तू ऐसे चिंता में क्यों रहती है सदा? चिंता करने से तेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। हमारे पास तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं होते, फिर तू इतना क्यों सोचती है? इसलिए तो इतना सोचती हूँ बेटी, हमारे सर पे कोई नहीं है जो हमारा खर्चा उठा सके, हमारे बारे में सोच सके। माँ, मैं हूँ तो मैं करती हूँ ना काम, जितना भी मुझसे होता है। थोड़ी बहुत सिलाई करके घर में खाना पकाने लायक मैं कमा लेती हूँ। सिर्फ खाने से जीवन नहीं कटेगा बिटिया। तेरे से छोटी गांव की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, एक तू ही है जो अभी तक कुंवारी बैठी है। हमारे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, इसलिए कोई तेरे इतने सुंदर होने के बावजूद भी तुझसे ब्याह नहीं करता। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। ब्याह भी हो जाएगा माँ, इतना मत सोचा कर। भगवान ने मेरे लिए भी किसी को तो बनाया ही होगा ना। हाँ बिटिया, सही बोल रही है। बस मेरी ये चिंता और मिट जाएगी माँ। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। ये चिंता तो सांची को भी थी। हर कोई उसे कुंवारेपन का ताना देता था। शादी न होने पर उसे रोजाना लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। अगले दिन सांची राशन लाने बाजार जा रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। अरे सांची, तुम्हारी शादी तो कहीं होती नहीं, हमसे ही दोस्ती कर लो दिल बहलाने के लिए। सही तो कह रहा है, तुमको सिलाई करके पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा भी तुम्हारा हम उठा लेंगे। अब पड़ोसी हैं, इतना हक तो बनता ही है हमारा। हाँ हाँ, एक मौका तो देकर देखो। अरे तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देंगे और तुम्हारी माँ की भी। जरा सी देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ये सब देखकर सांची काफी घबरा जाती है। देखो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझ पे दया करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब देख मोहल्ले की औरतें सांची को बात बनाते हुए कहती हैं, अरे अबला नारी बनने का ड्रामा क्यों कर रही है? जब तेरी माँ तेरा ब्याह नहीं करती तो ये लड़के तो तुझे छेड़ेंगे ही ना, इसमें इनकी क्या गलती है? सही कहा बहन जी, अपनी सुंदरता का फायदा उठाती है ये सांची। ऐसे सज धज के बाहर निकलती है, लड़के तो पागल होंगे ही। और नहीं तो ना इसे शर्म है ना इसकी माँ को, तभी तो इसकी माँ इसकी कमाई खाती है, इसलिए इसकी शादी भी नहीं करती, उल्टा बाजार भी इसी को भेजती है। सही कहा, अगर इसे बाहर नहीं भेजेगी तो लड़के लट्टू कैसे होंगे? तौबा तौबा, पूरे मोहल्ले का नाम खराब कर दिया है इन माँ बेटियों ने। ये सुनकर सांची रोने लगती है। वो लड़के उस पर हंस रहे थे और पूरे मोहल्ले की औरतें और आदमी उसे ही गलत बोल रहे थे। दूर खड़ी सांची की माँ ये सब देख रही थी। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मैं अगर इन लोगों को चुप करने गई तब ये सांची का जीना और मुश्किल कर देंगे। नहीं, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। जानवी सीधा घर आ जाती है। जब सांची घर आई तो रोते हुए अपनी माँ को सब सच बता देती है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ माँ? क्या जिस लड़की की शादी नहीं होती उसका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता? ये दुनिया ऐसी ही है बिटिया, जितना कोई दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जिसके सर पे कोई नहीं होता उसका दुनिया ऐसा ही तमाशा बनाती है। मैंने देखा वो सब जो तेरे साथ हुआ, मैं वही थी बिटिया। माँ, अगर तू वहाँ थी तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई? क्यों उन लोगों को कुछ नहीं कहा? क्योंकि मेरे बोलने से भी उनके मुंह बंद नहीं होते बिटिया, इसलिए अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, तभी उन लोगों के मुंह बंद होंगे। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन माँ, तू कहाँ जा रही है और कैसे होंगे इनके मुंह बंद? वापस आकर बताऊंगी बिटिया, तू दरवाजा बंद कर लेना।
जानवी सीधा घर से निकल जाती है और सांची सोच में पड़ जाती है। उधर जानवी चलते हुए गांव के एक जमींदार सेठ तुलसीराम के घर जाती है और तुलसीराम के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। मदद कीजिए सेठ जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। तुम यहाँ जानवी, कहो कैसी मदद चाहिए तुमको? आप मेरे पति के मित्र थे, आपने हमारी बहुत बार मदद की है। आप तो जानते ही हैं, सांची बिटिया का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास देने को धन नहीं है। तो क्या तुम मुझसे धन मांगने आई हो? नहीं सेठ जी, आपको याद है आपने कुछ समय पहले एक रिश्ता बताया था। मैं उसी घर में अपनी सांची का ब्याह करने को तैयार हूँ। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। लेकिन तुमने तो वो रिश्ता ठुकरा दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो वो रिश्ता करना चाहती हो? बहुत बड़ी मजबूरी है सेठ जी, भगवान के लिए मदद कीजिए। उन लोगों से बात कीजिए और बारात लाने को कहिए। जानवी सेठ तुलसीराम को मोहल्ले में हुई सारी बातें बता देती है। ये सब तो बहुत गलत हुआ सांची बिटिया के साथ, लेकिन क्या तुमने उस रिश्ते के बारे में सांची बिटिया को बताया है? क्या वो तैयार है इस रिश्ते के लिए? ऐसा तो नहीं कि वो रिश्ते को मना कर दे, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं सेठ जी, सांची को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी इज्जत को आज भी नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर ठीक है, आज से ठीक 6 दिन बाद बारात आ जाएगी। बस तुम सांची बिटिया को तैयार रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपकी वजह से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जानवी घर आ जाती है। उसे इतना खुश देखकर सांची पूछती है, तू आ गई माँ? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वैसे तू इतनी खुश क्यों है माँ? ऐसा भी क्या हो गया? हाँ बेटा, बात ही ऐसी है। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। आज से पूरे 6 दिन बाद तेरी बारात आएगी, तेरी डोली उठेगी। अब देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये सुनकर सांची के होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं आता। पहले ये बता माँ, बिना धन मांगे कोई मुझसे ब्याह करने को तैयार कैसे हो गया? तू अच्छे से जानती है ना, गांव का कोई भी इंसान बिना धन के मुझसे ब्याह करने को राजी नहीं है। तू सही कह रही है, अभी तक कोई राजी नहीं था, पर अब एक इंसान है जो तुझसे बिना धन के भी ब्याह करेगा। तू अपनी माँ पे भरोसा रख, तेरे लिए सब अच्छा होगा। पर माँ, मेरा ब्याह होगा किससे? एक बार बता तो सही। जल्दी बताऊंगी, तू ज्यादा सोच मत। बस अब तू अपने ब्याह की तैयारी शुरू कर दे। इतना बोल उसकी माँ काम में लग जाती है और सांची की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मुझसे ब्याह भी करेगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब मैं भी एक इज्जत की सफल जिंदगी जी। अगले दिन होते ही जानवी ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और चिल्लाकर बोली, सुनो सुनो सब सुनो, इधर आओ सब। अरे ऐसा भी क्या हो गया बहन? सब ठीक तो है ना? चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे तेरी सांची का ब्याह होने वाला है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। जिसने कल मेरी बेटी को जलील किया, उन सब के लिए ये करारा जवाब है कि आज से 5 दिन बाद मेरी बिटिया सांची का ब्याह है। इसलिए आप सब जरूर आना ताकि आप सबके मुंह बंद हो सके। ये सब सुनकर तो पूरा मोहल्ला हैरान ही रह गया। ये कैसे संभव है? सांची से कौन शादी करेगा? हाँ, ये तो एक तरह का चमत्कार ही हो गया। ब्याह में जाकर देखना तो पड़ेगा कि आखिर कौन सांची से ब्याह करने को तैयार हो गया, वो भी बिना धन के। पूरा मोहल्ला हैरान था। तो वही ब्याह से एक दिन पहले सांची ने अपनी माँ से पूछा, कल मेरा ब्याह है माँ, अब तो बता दे मेरा ब्याह होगा किससे? ठीक है बताती हूँ, पर तुझे ये ब्याह करना ही होगा क्योंकि पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर मैंने तेरे ब्याह के बारे में सीना ठोक कर बोला है। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, खुद ही जान ले लूंगी। तभी जानवी जो बताती है उसे सुनकर सांची के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। इतना बड़ा धोखा माँ, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। ये तूने सही नहीं किया माँ, पर मैं ये ब्याह करूँगी, तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगी। दुखी सांची हालातों से मजबूर होकर अगले दिन वो शादी कर लेती है। पूरा मोहल्ला उसके पति को देखने आया तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो इससे हुआ है सांची का ब्याह। इसकी उम्र तो 45 साल है, ये तो बूढ़ा है।
मैं भी तो सोचूं कि आखिर कौन तैयार हो गया बिना धन के ब्याह करने को। लो बताओ, इस बूढ़े से शादी कर दी, गांव की सबसे सुंदर लड़की की। और इस आदमी को मैं जानती हूँ, इसका नाम सेठ हार्दिक है। इसकी पहली पत्नी मर गई थी। इसके 2 जवान बेटे भी हैं। बड़ा बेटा राजा जो 18 साल का है और छोटा बेटा अज्जू जो 12 साल का है। और तो और सेठ हार्दिक की एक बेवा बहन भी है जो सेठ हार्दिक के पास उसके घर में ही रहती है। कहते हैं कि वो ही घर की मालकिन है। सांची हालातों के सामने मजबूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं जानती हूँ बिटिया, तू इस विवाह से खुश नहीं है, पर सेठ हार्दिक एक अच्छे इंसान है, वो तुझे खुश रखेंगे। मैंने ये विवाह आपके कहने पर किया है माँ, पर मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी और एक अच्छी पत्नी बनूंगी। बहुत खूब बिटिया, भगवान तुझे खुश रख। सांची अपने ससुराल आ जाती है। आते ही उसका पति हार्दिक उससे कह देता है, मैंने तुमसे ब्याह केवल अपने मान सम्मान और समाज में इज्जत की वजह से किया है। मैं अपनी मरी हुई पत्नी को भूला नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस घर में विवाह करके आई हूँ जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पत्नी हो, पत्नी बनकर रहो। माना कि तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारी इस सुंदरता का जादू मुझ पर नहीं चलेगा। दूर रहना मुझसे। मैं कोई जादू नहीं चलाना चाहती हूँ जी, मैं बस अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। तुमको इस घर में एक अच्छी इज्जत की जिंदगी मिलेगी, पर मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, समझ गई? ठीक है जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी परेशानी का कारण ना बनूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर की अच्छी बहू बन पाऊं। अच्छी बात है। साथ में मेरी बहन ललिता, वो ही इस घर की कर्ता धर्ता है, इसलिए उनकी कोई भी बात मत टालना, ठीक है? जी ठीक है। इतना बोल सेठ हार्दिक वहाँ से चला जाता है और तभी हार्दिक की विधवा बहन ललिता वहाँ आ जाती है। मेरे भाई को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है बहू। तेरा काम है इस घर के सारे काम करना, दोनों बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है? दोनों बच्चे? हाँ, हार्दिक के दोनों बच्चे अब तेरे भी हुए ना, तो उनका ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी बनती है। उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दीदी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है, तो फिर अब मुंह क्या देख रही है? जाकर बर्तन धो ले और खाना भी पका ले। आज ही मेरा ब्याह हुआ है, आज ही मैं इस घर में आई हूँ और आज ही काम करूँ। तो क्या यहाँ महारानी बनने आई है? अरे तुझे यहाँ हार्दिक की पत्नी नहीं, नौकरानी बनाने के लिए लाई हूँ मैं। ठीक है दीदी, मैं अभी सब कर देती हूँ, मैं जाती हूँ। और हाँ, ध्यान रहे, मेरी कोई भी चुगली मेरे भाई हार्दिक से की ना, तो तेरे साथ बहुत कुछ कर दूंगी मैं, ठीक है? अब जा। सांची दुखी होकर शादी के दिन ही घर के कामकाज में लग जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ मैं? ऐसे कैसे चलेगा? किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरे जितनी उम्र के बच्चों की मैं माँ बन गई। जब वो मुझे माँ बोलेंगे तो कितना अजीब लगेगा। जिंदगी उलट पुलट हो गई है मेरी तो। सांची को ऐसा कुर्ता देख ललिता खुश हो जाती है। तुझे हम इस घर में बहू नहीं नौकरानी बनाकर लाए हैं। मैं तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी, इतना कि तू मेरे सामने सर उठाने से पहले 100 बार सोचे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हार्दिक अब सांची का थोड़ा ध्यान रखने लगा था। मैंने तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरा और मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखती हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? ये घर अब मेरा भी तो है और ये सब करना तो मेरा फर्ज है। सही कह रही हो तुम एक अच्छी जिंदगी के लायक हो। बस मैं ही तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर देना। माफी मांगकर मुझे छोटा मत बनाए जी। आपने जितना भी दिया है मेरे लिए वही बहुत है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप अब जाइए, आपके जाने का समय हो गया है। ललिता ये सब देख रही थी, जिससे वो चिंता में आ जाती है। ये हार्दिक की पत्नी बनकर इस घर में आई है। हार्दिक इस पर ध्यान भी बहुत देने लगा है। कल तक तो हार्दिक इससे बोलता भी नहीं था, आज इतनी बातें भी करने लगा है। ऐसा भी क्या हो गया? ललिता चिंतित होकर सोचने लगती है। इस घर की मालकिन आज तक मैं हूँ। इस घर में सब मेरे हिसाब से होता है। तिजोरी की चाबी भी मेरे पास है। आज नहीं तो कल हार्दिक इसे अपना लेगा और घर की मालकिन ये सांची बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे हार्दिक कभी सांची को ना अपनाए। पर क्या, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ललिता को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उस दिन सांची घर का काम कर रही थी, तभी उसके पति का बड़ा बेटा राजा कहता है, आप अकेले घर का सारा काम करती रहती हो,
कोई आपकी मदद भी नहीं करता। आप बहुत थक जाती होंगी ना? थक तो जाती हूँ, पर इस घर की बहू हूँ मैं, तो जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। आपको पता है, जब पिताजी की शादी की बात चली थी तो मैं चिंता में आ गया था कि पता नहीं कैसी औरत हमारे घर में आएगी, पर अब मैं बेफिक्र हूँ कि आप जैसी अच्छी लड़की मेरे पिता की जिंदगी में आई, जो सबका ख्याल रखती है। ये सुनकर साची खुश हो जाती है। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं सबका ध्यान रख सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं भी आपके काम में थोड़ी मदद कर देता हूँ। ठीक है। ललिता ने ऐसे राजा और साची को बात करते हुए देखा तो वो खुश हो जाती है। समझ गई अब मुझे क्या करना है। मुझे हार्दिक को ये सब बताना होगा। ललिता हार्दिक के पास जाकर कहती है, मेरे भाई हार्दिक, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ दीदी बोलिए, सब ठीक तो है ना? आप परेशान दिख रही हैं। तेरी पत्नी सही लड़की नहीं है। वो इस घर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो घर का माहौल खराब कर रही है। आप क्या कह रही हो दीदी? साची एक अच्छी लड़की है। उसका पति होने के बावजूद मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। उसके बाद भी उसने अपना पत्नी धर्म निभाया है, पूरे घर को संभाला है। आपकी इतनी डांट सुनने के बाद, आपके इतना परेशान करने के बाद भी वो एकदम चुप होकर सब सहती है, बच्चों का ध्यान रखती है। और क्या चाहिए? वो ही तो मैं कह रही हूँ। देख, तूने उसे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, फिर भी वो खुश है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह? कैसी वजह? वजह ये है कि वो यहाँ तेरी वजह से नहीं रुकी, बल्कि तेरे बेटे राजा की वजह से यहाँ रुकी हुई है। राजा का और तेरी पत्नी साची का कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। आप झूठ बोल रही हो। तुझे नहीं यकीन तो बाहर जाकर खुद ही ललिता की बात मानकर हार्दिक बाहर आकर उनको देखता है। दोनों एक साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे, जिन्हें देख हार्दिक का गुस्सा फूट जाता है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस लड़की को अपने घर से निकाल दूंगा बहुत जल्द। ये सब देखकर ललिता बहुत खुश हो जाती है। अब आया ना मजा। अब ये साची मेरे घर में नहीं रहेगी और ये घर पहले की तरह मेरा हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं, पर हार्दिक का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने कई बार राजा और साची को साथ देखा और एक दिन हार्दिक बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसे घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं जी? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा तो कहने दो। मेरे घर में रहकर मुझसे ही गद्दारी की है तुमने। अरे अगर मैं पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया तो तुम मुझे धोखा दोगी। कौन सा धोखा जी? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। भले ही आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर मैंने अपने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए हैं। सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, अगर मैं पति नहीं बन पाया तो तुमने मेरे बेटे राजा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। सोचा होगा मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरे प्यार के जाल में फंसी जाएगा। ये सुनकर तो साची के होश ही उड़ जाते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो जी? भले ही राजा मेरी उम्र का है, पर रिश्ते में वो मेरा बेटा ही लगता है। उसके बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। झूठ मत बोलो। मैंने खुद देखा है तुम दोनों को साथ में हंसते हुए, बातें करते हुए, साथ में काम करते हुए। तुमने क्या सोचा कि तुम ये सब करती रहोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सब सुनकर साची दुख से भर जाती है और मायूस होकर कहती है, मेरी शादी आपसे मेरी माँ ने करवाई थी बिना मर्जी के, क्योंकि आप मेरी उम्र से ज्यादा बड़े हैं। पर मैंने अपनी माँ की इज्जत रखने के लिए ये ब्याह कर लिया था। उसके बाद आपने मुझे पत्नी मानने से मना कर दिया था, फिर भी मैंने दिल से ये रिश्ता निभाया बिना किसी खोट के। आपकी बहन ललिता ने मेरा दिन रात जीना हराम कर दिया, फिर भी मैंने ये रिश्ता निभाया और कोई शिकायत नहीं की। और सिर्फ आपका बेटा था राजा, जिसने मेरा सगा बेटा ना होते हुए भी मुझे माँ की तरह इज्जत दी, और आपने उसको लेकर ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ये आपने सही नहीं किया जी। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर। तभी राजा वहाँ आ जाता है। पिताजी, आपने इन पर शक भी कैसे किया? अरे आपके लिए इनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ पर गंदी नजर रखूंगा? कैसे मानूं तुम दोनों की बात? और क्यों? पिताजी, मैंने सुना था बुआ को एक पड़ोसन से बात करते हुए, उन्होंने ही आपको गलत फहमी में डाला है। ये सब उन्होंने माँ को घर से निकलवाने की ये साजिश रची है। ये सब सुनकर हार्दिक साची के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम पर शक किया। मैं समझ गया कि ये सब मेरी बहन ललिता ने किया है।
ताकि वो इस घर में बनी रहे। अब मैं समझ गया हूँ, अपनी बहन की सारी चाल समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो और बस एक मौका दे दो। मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा और तुमको पत्नी होने का दर्जा भी दूंगा। आज से मेरे लिए तुम सबसे ऊपर हो। ये सुनकर सांची भी खुश हो जाती है। अगर आपने दिल से माफी मांगी है तो मैं आपको ये मौका जरूर दूंगी। मैंने आपको माफ किया। उसके बाद सांची और हार्दिक एक प्यार भरी सुखद जिंदगी बिताने लगे। अब सांची की जिंदगी भी सुकून से भर गई थी।